हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो जैसा कि मॉर्निंग का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे हमने देखा था कि जियोयान को एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एल्डर बचाते हैं जो कि एल्केमिस्ट अलायंस के प्रेसिडेंट थे। और ये ऑब्वियसली वही बंदे होते हैं जो कि पागलपंती वाली हरकतें कर रहे थे जियोयान के साथ और 4 मेडिसिनल पिल जियोयान से मांगी थी। साथ ही वहाँ पे जियोयान ने एक रेड स्कल स्नेक को भी मारा था, जिसके ब्लड को रिफाइन करके जियोयान ने अपनी पावर बढ़ाई थी। हालांकि पता है, पर्सनली मुझे लगा था कि जियोयान को एंसेस्टर जियो जुआन बचाएंगे, बट वो एल्केमिस्ट अलायंस के एल्डर आ गए, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो खैर छोड़ो, चलो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा होता है कि जियोयान नॉर्थ एरिया में पहुंच गया था और नॉर्थ सी की सबसे लास्ट सिटी में था, जहां से होकर जियोयान को नॉर्थ सी के अंदर इंटर होना था। लेकिन जियोयान को वहां जाकर पता चलता है कि कोई भी बोट नहीं है और उसमें बनने में या कि रिपेयर होने में कुछ टाइम लगने वाला है। इसलिए जियोयान कुछ दिन के लिए वेट करता है और एक शराब की दुकान में शराब पीता है। और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सूरज की रोशनी के साथ जियोयान, जो कि पूरी रात से सोया हुआ होता है, धीरे धीरे जागता है। इस टाइम पे जियोयान की पूरी थकान कम हो चुकी होती है, जो कि 1.5 महीने से उसकी बॉडी के अंदर जमा थी। और जियोयान काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है। और इसके बाद जियोयान सिटी में जाने की कोशिश करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि शिप की मरम्मत में अब कितना टाइम लगने वाला है। इस टाइम पे सिटी में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। जिसके बाद जियोयान सिटी के सेंटर में पहुंचता है, जहाँ पे रियूजावा स्क्वायर को क्रिएट किया गया होता है और वहाँ पे रिले स्टेशन भी होता है और साथ ही साथ वहाँ पे रियूआजा स्क्वायर के चेयरमैन भी होते हैं। वहाँ जाकर जियोयान को वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी जो जियोयान को चाहिए थी। हालांकि यहाँ जियोयान अपनी गली में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके पीछे गली से अचानक एक पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और ये ऑरा 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का था। हालांकि वो बंदा अचानक ही हवा में उड़ता है और इसके बाद अपने सामने वाले चलने वाले लोगों के कंधों पे पैर रख के आगे बढ़ने लगता है, जिससे सभी को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि वो चुपचाप इसे बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो इस पर्सन को जानते थे। इसीलिए आगे के जिन लोगों ने भी उसे देखा, वो तुरंत ही सभी लोग सड़क से बाहर हट जाते हैं और पलक झपकते ही जियोयान बस सड़क में अकेला रह जाता है। ये देखकर जियोयान की भौहें तन जाती है और जियोयान बस डॉज करने ही वाला था कि तभी उस बंदे का पैर जियोयान के सिर पे आने ही वाला था और वो तुरंत ही कहता है, मैं अपने जूतों को गंदा नहीं करना चाहता, इसीलिए हिलना मत। और वो जियोयान के ऊपर से होकर जाना चाहता था। उसकी आवाज को सुनकर जियोयान एक सांस लेता और तुरंत अपने पंच को बनाता है और जैसे उसका पैर जियोयान के ऊपर आने वाला था कि तुरंत जियोयान का पंच उसके पैर से टकराता है और उसकी हड्डी वहीं पे टूट जाती है, जिसके कारण वो दर्द से तुरंत ही चिल्लाने लगता है। आखिरकार इस सिटी के अंदर उसे कभी किसी ने नहीं छुआ था और ये पहली बार था कि जब किसी ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया था। तभी जॉन उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपने जूतों से जी ज्यादा गंदे हो। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है, बास्टर्ड, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद अचानक ही एक लाइट पिलर जियोयान की तरफ बढ़ता है। हालांकि जॉन तुरंत ही एक स्लैश के साथ उसे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है, डैम इट, और इसके बाद अपना सिर उठाता है और वो एक हाफ एजेड मैन होता है और वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसके कारण उसके फोरहेड से तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी निकलती है और एक एरे में कंडेंस होने लगती है। और इसके बाद एक गोल्डन एनर्जी एक बार फिर जियोयान की तरफ बढ़ती है। ये देखकर जियोयान स्माइल करते हुए कहता है, आप वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर हैं, लेकिन आपका बैड लक है कि आप अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, इसीलिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। और इसके बाद जियोयान की बॉडी उसकी स्पिरिचुअल पावर निकलती है, जो कि उस फॉर्मेशन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद एक ब्लेड में कंडेंस होकर तुरंत ही हाफ एजेड मैन के गले तक आ जाती है, जो देखकर बाद वाला तुरंत ही घबराकर जियोयान से लड़ने के लिए रेडी होता है। तभी जियोयान कहता है, अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ये देखकर वो तुरंत ही फ्रीज सा हो जाता है और डरते हुए कहता है, सर मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं और मुझ पर दया दिखा सकते हैं। सेम इसी टाइम पे जियोयान के पीछे रियूजावा स्क्वायर के अंदर इस चीख के बाद 4 ओल्ड एल्डर जियोयान के दाएं और बाएं दिखाई देते हैं और उन चारों में से एक जल्दी से जियोयान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सर मास्टर जिन इस बार शिप की मरम्मत के लिए रियूजावा स्क्वायर द्वारा इन्वाइट किए गए हैं और वो फॉर्मेशन मास्टर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप रियूजावा स्क्वायर की खातिर उन्हें जाने दे सकते हैं। आखिरकार ये जहाज नॉर्थ एरिया में कई सारे लोगों की जर्नी से रिलेटेड है और मुझे उम्मीद है कि आप सबके हित के बारे में ही सोचेंगे। उन एल्डर की बात को सुनकर जियोयान भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, इसीलिए वो एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, आई मीन एल्डर। जियोयान की तरफ देखता और ऐसे फेस इंप्रेशन देखकर कहता है, सर आपको भी नॉर्थ सी की जर्नी में ही जाना होगा, तो इतनी छोटी सी बात को लेकर अपनी जर्नी में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वो बंदा जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार डालो, देखते हैं कि तुम इतने सारे लोगों से फिर कैसे बच पाओगे, क्योंकि इसके बाद तुम सबका टारगेट होगे। हुआंग क्वान, मैं आपको बता दूं, मैं इस बार आधे इनाम के साथ आपके शिप को रिपेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे शिप में चढ़ने नहीं दूंगा, वरना। और वो कुछ कह पाता कि तभी अचानक ब्लेड उसका गला ही काट देता है। और इसके बाद जियोयान कहता है, मैंने कहा था हिलना मत, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इसके बाद चारों तरफ ब्लड ही ब्लड बिखर जाता है। साथ ही जियोयान ने उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ तक कि वो चारों डाउडी लेवल के वॉरियर भी इस टाइम पे कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते। हालांकि वो लोग तुरंत ही खुद को कंट्रोल करते हैं और इसके बाद काफी शौक तरीके से जियोयान की
तरफ देखते हुए कहते हैं क्या ये लड़का पागल है। इस टाइम पे जॉन के बगल के 4 लोगों में से येलो कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर, उन्हें भी विश्वास नहीं था कि जॉन वास्तव में ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा, जबकि उसने जॉन को पहले ही उसके बारे में बता दिया था। तभी एक एल्डर जॉन की तरफ आते हुए कहते हैं मिस्टर, आपने जो किया वो हम भी बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन डीकन हुआंग ने जो कहा वो भी सही था। आपने उसे मार दिया है तो अब हम में से कोई भी आगे की जर्नी नहीं कर पाएगा और इसमें हमें देरी होगी। इस मामले की जिम्मेदारी मिस्टर क्या आप उठा सकते हैं। इस टाइम पे ये भीड़ भी काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उन्हें भी पता था ग्रैंड मास्टर जिन के मरने के बाद जहाज के मरम्मत में जरूरी देर होने वाली है। यहाँ तक कि जॉन के बगल के 4 डाउडी भी उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था इससे न केवल लोगों को ही नुकसान होने वाला है बल्कि ज़्यू जावा स्क्वायर को भी काफी नुकसान होगा। तभी एल्डर हुआंग क्वान कहते हैं मिस्टर कृपया हमारे प्रेसिडेंट से मिले और इस मामले को समझाने के लिए हमारे ज़्यू जावा स्क्वायर तक चलें। इस टाइम पे वो जॉन को भागने नहीं दे सकते थे। हालांकि तभी जॉन उनकी तरफ देखते हुए कहता मुझे मत बताओ कि तुम लोग ज़्यू जावा स्क्वायर से लोगों को इस तरीके से इनवाइट करते हो। और इसके बाद जॉन का ऑरा तुरंत ही रिलीज होता है, जिससे वो चारों लोग तुरंत ही एक एक कदम तक पीछे हट जाते हैं। उन्हें भरोसा नहीं था कि जॉन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए वो तुरंत ही कहते एक साथ हमला करो, हम उसे कंटिन्यू नहीं रखने देना हमें उसे कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद तुरंत ही वो लोग आगे बढ़कर जो यान को पकड़ लेते हैं और ये 4 के चारों लोग 7 स्टार डाउडी थे। हालांकि इन्हें काफी पावरफुल माना जा सकता था, लेकिन जो यान के सामने ये अभी भी काफी दूर थे। और इसके बाद जॉन की बॉडी से एक पावरफुल प्रेशर निकलता है, जिससे वो दोनों ही लोग काफी दूर तक जाते हैं। हालांकि जॉन की टक्कर से दूर जाने के बाद वो सभी लोग एक बार फिर से जॉन की तरफ बढ़ते हैं। तभी जॉन कहता है उस आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ ये उसकी गलती थी, लेकिन अगर आप सभी लोग नहीं मानते तो आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगे। इस टाइम पे जॉन के दोनों हाथ उसके पीठ के पीछे होते हैं और जॉन काफी यार टेंशन फ्री तरीके से उन चारों को देख रहा था। और जो यान की तरफ देखते हुए वो चारों भी जॉन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बाद वाले की पावर देखी थी, साथ ही उन्होंने ग्रैंड मास्टर जिन की भी मौत देखी थी। हालांकि इस टाइम पे उनके दिल में जॉन को लेकर शिकायत तो होती है, लेकिन जॉन की पावर को देखकर वो थोड़ा सा डरे हुए भी होते हैं। हालांकि तभी जो यान अचानक ही पलट कर आसमान की तरफ देखता है और इस टाइम पे जॉन की आंखों में बोन चिलिंग फ्लेम निकल रही होती है। आसमान में जो यान को वहाँ पे गोल्डन कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर दिखाई देती है, जिसका स्पिरिचुअल पे प्रेशर काफी ज्यादा था, जिसके कारण शहर के सभी लोगों के फेस इंप्रेशन चेंज होने लगते हैं। हालांकि जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉन को पता था जब तक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट नहीं आ जाता तब तक उसे डरने की जरूरत नहीं थी। और इस टाइम पे जॉन के सामने जो पर्सन था उसकी पावर 9 स्टार डाउडी लेवल के लेटेस्ट स्टेज पर थी और ये वास्तव में ज़्यू जावा स्क्वायर के ओनर होते हैं। आखिरकार ग्रैंड मास्टर जिन की मौत के बाद जहाज की मरम्मत काफी ज्यादा स्लो हो गई थी और किसी ने पहले ही उन्हें इस मामले की सूचना भी दे दी होती है। तभी आसपास के लोग बात करते हैं ज़्यू जावा स्क्वायर के ओनर पहले ही 9 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुके थे और इसने वास्तव में उनके लोगों को छूने की हिम्मत की है, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तभी वो पर्सन कहता है यंग फ्रेंड क्या तुमने ग्रैंड मास्टर जिन को मार डाला। हालांकि इस टाइम पे उनका सुर काफी ज्यादा शांत होता है, क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंड मास्टर जिन का भाग एक न एक दिन ऐसा तो होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे मारने वाला इतना ज्यादा यंग होगा। तभी जॉन भी कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, आप कौन हो। जॉन की बात को सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है मैं ज़्यू जावा स्क्वायर का ओनर लियू जिन हूँ। आपने ज़्यू जावा स्क्वायर के आपने ग्रैंड मास्टर जिन को मार डाला है, ये कोई छोटी बात नहीं है यंग फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यू जावा स्क्वायर के लोगों और आसपास के लोगों को इसके लिए स्पष्टीकरण जरूर देंगे। और इसके बाद वो नीचे के अपने चारों लोगों हुआंग क्वान के ग्रुप को देखता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो यान वास्तव में उन चारों को एक साथ ब्लॉक कर सकता है। स्पष्टीकरण आप मुझे बताओ कि मैं कैसे समझाऊं, आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं। तभी वो कहते हैं मैं आपके लिए ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता, मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि आप यहाँ के सभी यात्री और साथ ही साथ ज़्यू जावा स्क्वायर के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तभी जॉन कहता है कितना, तो वो बंदा बताता है 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन या 1000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन। ये सुनकर तो सभी के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लियू जिन ने जो मांगा था वो कीमत काफी ज्यादा थी। हालांकि बीजुन सिटी के अंदर काफी सारे यात्री थे और वो सभी लोग इसके लिए काफी बड़ी कीमत देते थे, लेकिन इस टाइम पे जो यान के कारण ग्रैंड मास्टर जिन मर गए थे, जिससे इन सभी लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ रहा था। इसीलिए ये 10,000 स्पिरिट स्टोन की कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, बस ये इतना था कि जो यान को अकेले देना था। तभी जॉन अपना सिर हिलाकर सामने वाले के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। जो यान ने ग्रैंड मास्टर जिन को मारा था क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। रही बात फायदे और नुकसान की, तो ये जो यान का काम नहीं था कि वो इसके बारे में सोचे। हालांकि जो यान के मना करने के बाद लियू जिन के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। हालांकि वो जो यान के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि वो अपनी पावर के साथ कमजोरों को धमका रहा है। इसीलिए वो एक बार फिर से जो यान की तरफ देखते हुए कहता है यंग फ्रेंड मैं आपके लिए चीजें कठिन नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये मामला भी काफी इंपॉर्टेंट है। 10,000 स्पिरिट स्टोन
सबसे बड़ी क्षमा है। बेशक अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप एक तरीके से और इस मामले को सुलझा सकते हैं। अगर आप टीयर 3 के फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढ सकते हैं तो जो मास्टर जिन के बराबर हो। बेशक लियू जिन को पता था कि आसपास के एरिया में मास्टर जिन पहले ही काफी गिने चुने फॉर्मेशन मास्टर में से एक थे और साथ ही साथ वो कई सालों से यूजावा स्क्वायर के शिप्स की मरम्मत कर रहे थे। उनके बाद भला आप वो कहाँ पे टीयर 3 के फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढने के लिए जाते। इस टाइम पे लियू जिन इसीलिए जोयान से रिक्वेस्ट करता है कि क्या उसे किसी रैंक 3 के फॉर्मेशन मास्टर के बारे में पता है। हालांकि उसकी बात पे जोयान बिल्कुल शांत रहता है और इसके बाद जोयान कहता मुझे नहीं पता टीयर 3 का फॉर्मेशन मास्टर कहाँ मिलेगा। जैसे ही वो जोयान की बात सुनता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जोयान को टीयर 3 कैरे मास्टर के बारे में नहीं पता था और अगर अब वो जोयान को पनिशमेंट नहीं देता तो उसके यूजावा स्क्वायर की जो प्रतिष्ठा है वो भी गिर जाएगी, जिसके कारण फ्यूचर में कोई भी एरे मास्टर उसकी हेल्प नहीं करेगा। हालांकि वो कुछ करने ही वाला था कि तभी जोयान कहता है हालांकि मुझे पता है कि टीयर 5 का एरे मास्टर कहाँ मिलेगा। जोयान की बात को सुनकर लियू जिन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से जोयान को देखता है और इसके बाद वो सदमे के साथ कहता है आप सर आप सीरियस हैं? यहाँ तक कि आसपास के लोग भी यही कहना चाहते थे। तभी जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ और इसके बाद जॉन तुरंत ही अपने ऑरे को वापस ले लेता है और उसकी जगह जोयान की आंखें मिल्की व्हाइट हो जाती हैं और जोयान का ऑरा गायब हो जाता है और जोयान की बॉडी में एंसेस्टर जो जुआन का ऑरा आ जाता है और इस टाइम पे जोयान की बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो एंसेस्टर जो जुआन थे और इसके बाद तुरंत ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो करके दिखाते हैं जिससे आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने लगता है और सभी के फेस इंप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वो सभी लोग कहते हैं कि ये पर्सन ये वास्तव में खुद एक टीयर 5 का फॉर्मेशन मास्टर है। इस टाइम पे लियू जिन को जो सदमा लगा था उसे वो बता भी नहीं सकता था। तभी जोयान कहता है इतना स्पष्टीकरण पर्याप्त है। जोयान की बात को सुनकर लियू जिन तुरंत ही हाथ जोड़ते हुए कहता है मास्टर आप मजाक कर रहे होंगे, आपकी पावर के साथ तो जिनसिन को मारना कोई बड़ी बात नहीं, भला स्पष्टीकरण की बात कहाँ से आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप पिछली बार के लिए मुझे माफ कर सकते हैं। इस टाइम पे लियू जिन टीयर 4 का एरे मास्टर था लेकिन उसके सामने जो एरे मास्टर होता है वो टीयर 5 का था और वो भला सामने वाले को नाराज कैसे कर सकता था। साथ ही उसे पता था कि अगर वो टीयर 5 के एरे मास्टर को नुकसान करेगा या नाराज करेगा तो इसमें उसके यूजावा स्क्वायर के ही नुकसान होने थे। हालांकि लियू जिन के दिल में एक संदेह होता है क्योंकि जोयान अचानक से एक अलग पर्सन में चेंज हो गया होता है और उसके बॉडी का जो ऑरा था वो भी उसे अजीब लग रहा होता है लेकिन उसकी पावर के सामने वो कुछ भी कहने और अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं करता और जोयान को देखकर तुरंत ही स्माइल करके जोयान की तरफ आने लगता है। तभी जोयान कहता है मैं यहाँ आपके हंसने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मैं जिस जहाज में जाना चाहता हूँ वो कहाँ पर है। लियू जिन की बात को सुनकर लियू जिन तुरंत ही कहता है जहाज रिपेयर हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि ग्रैंड मास्टर हमारी हेल्प कर सकते हैं और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपकी मदद से नुकसान को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। तभी जोयान कहता है बेशक मैं जहाज की मरम्मत में आपकी मदद तो कर सकता हूँ लेकिन बदले में। ये सुनकर लियू जिन अवाक रह जाता है, बिल्कुल शौक रह जाता है और फिर कहता है मास्टर अगर आप सिर्फ कुछ जल्दी रिपेयर कर देते हैं तो आप अपनी जर्नी में जल्दी जा सकते हैं। तभी एंसेस्टर जो जुआन कहते हैं मुझे विश्वास है कि इस जहाज की मरम्मत जल्दी आबाद में की जा सकती है, मुझे जाने की इतनी भी जल्दी नहीं है। हालांकि इस वजह से यूजावा स्क्वायर को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, आगे आपकी मर्जी। और इतना कहने के बाद जॉन मुड़ने ही वाला था कि लियू जिन के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं। हालांकि उसे पता था कि सामने वाला रैंक 5 का फॉर्मेशन मास्टर है जिसका मतलब था कि वो केवल उनसे हेल्प मांग सकता है, इसलिए वो तुरंत ही जोयान की तरफ जाते हुए कहता है मास्टर ये कैसा होगा, मेरा यूजावा स्क्वायर आमतौर पर शिप्स में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को बेचता है, तो अगर मास्टर चाहे तो हम आपको कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। फॉर्मेशन मास्टर को गिफ्ट के तौर पर एल्केमिस्ट की चीजें देना, अगर यहाँ पे कोई और होता तो वो पहले ही बेहोश हो चुका होता। लेकिन जोयान की भौहें तुरंत ही तन जाती हैं और उस पे हल्की सी नाराजगी दिखाई देती है, जो देखकर लियू जिन थोड़ा सा एम्बेरेस फील करते हुए स्माइल करता है। हालांकि लियू जिन को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन रैंक 5 का फॉर्मेशन मास्टर है, बल्कि साथ ही साथ रैंक 4 का एल्केमिस्ट भी है और अपना ठरकी तो पिल ही रिफाइन करता है। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है ठीक है लेकिन मुझे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के 10 बैग चाहिए। जोयान की बात को सुनकर लियू जिन तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। आखिरकार एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट पूरी तरीके से बेकार थे और इसके बाद लियू जिन के गाइडेंस में वो एक पोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक काफी बड़ा शिप खड़ा हुआ होता है। ये सब पूरी तरीके से ब्राउन कलर का होता है ये शिप, साथ ही इस शिप के ऊपर काफी सारे निशान भी बने हुए थे जो कि समय बीतने के कारण बन चुके होते हैं। तभी जोयान कहता है जिस व्यक्ति ने इस जहाज को वापस जोड़ा है वो नॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए, है ना। इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि शिप के दोनों कोने में काफी मिस्टीरियस आइकन और पैटर्न बने हुए हैं। तभी लियू जिन जोयान की बात को सुनकर आगे बढ़ता है और प्राउडफुल तरीके से उन मिस्टीरियस आइकन को देखता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है यूजावा स्क्वायर के पहले मालिक द्वारा इसे पीछे छोड़ा गया था और वो रैंक 6 के फॉर्मेशन मास्टर थे, साथ ही वो नॉर्थ एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर भी थे। साथ ही साथ यूजावा स्क्वायर के सभी जहाजों को उन्होंने ही क्रिएट किया है, इसीलिए हमारे ये शिप अब तक चलने में कैपेबल हैं। बस हमारा बैड लक है कि और
इतना कहते कहते अचानक वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर कहता है फर्स्ट ऑनर के बाद रियुजावा स्क्वायर में कोई भी रैंक 6 का फॉर्मेशन मास्टर नहीं दिखाई दिया और सबसे पावरफुल केवल एडवांस 5 स्टार ये हमारे एंसेस्टर द्वारा रखी गई फाउंडेशन थी, जिसके कारण ये अभी भी चल रहे हैं और मेरा बैड लक है कि अभी भी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा। लियू जिन की बात को सुनकर जियो यान और जियो जुआन दोनों ही हैरान होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप उसके साथ चलने लगते हैं। और इसके बाद भी दोनों लोग कुछ ही मिनटों के अंदर जहाज के अंदर एक गहरे हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ एक अंधेरा कमरा होता है और यहाँ पे काफी सारे स्पिरिट स्टोन रखे हुए थे, जिसके कारण इस कमरे में लाइट अप हो रही होती है। साथ ही यहाँ पे काफी ज्यादा रिच ऑरा होता है। साथ ही इस स्पिरिट स्टोन की काफी ज्यादा एनर्जी नीचे फर्श पे बनी हुई फॉर्मेशन पे जा रही थी और साथ ही साथ इस कमरे में 2 ओल्ड मैन भी बैठे हुए होते हैं। हालांकि तभी लो जिन जियो यान को समझाता है कि स्पिरिट स्टोन की एनर्जी के कारण ये फॉर्मेशन अब तक चल रही है और वो अकेले इस जहाज को रिपेयर नहीं कर सकता था, इसीलिए वो लोगों को इनवाइट कर सकता था और जिनसिन उनमें से ही एक था। तभी जियो यान कहता है अगर आप रैंक 5 के फॉर्मेशन मास्टर होते तो आपको इन दोनों ओल्ड मैन की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जियो यान के वहाँ पे एंटर होते ही वो दोनों ओल्ड मैन काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं और जियो यान की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं ओनर लियू कि आपको जिनसिन नहीं मिला और उसके बजाय आप इस बच्चे को यहाँ पे ले आए। मुझे ये मत बताइए कि जिनसिन ने मना कर दिया है इसीलिए आप इस बच्चे को लेकर आए हैं, भला एक बच्चा हमारी क्या मदद कर पाएगा। तभी लियू जिन कहता है जिनसिन मर चुका है और वो अब नहीं आ सकता और जहाँ तक रही इनकी बात तो ये मदद कर सकते हैं या नहीं ये तय करना आपके ऊपर नहीं है। लियू जिन के मजाक को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस टाइम पे लियू जिन के सामने के 2 ओल्ड मैन ये भी कोई अच्छे आदमी नहीं थे और इन्होंने जब भी इनकी शिप को रिपेयर किया था तो कीमत हमेशा ही ज्यादा होती थी। हालांकि इस बार दोनों ही एल्डर तुरंत ही कहते हैं क्या आपने क्या कहा, जिनसिन मर चुका है, उसे मारने की हिम्मत किसमें है, वो कहाँ है जिसने उसे मारा, क्या तुमने उसे नहीं पकड़ा। उन्हें पता था कि अगर जिनसिन मरा है तो ये रियुजावा स्क्वायर की जिम्मेदारी है कि वो उसे पकड़े। हालांकि तभी लिनजिन कहता है नहीं मैंने उसे नहीं पकड़ा बल्कि मैंने उन्हें इनवाइट किया है, मैं इन मिस्टर को जहाज की मरम्मत के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो जियो यान की तरफ इशारा कर देता है। ये सुनकर वो दोनों ओल्ड मैन कहते हैं आपने क्या कहा, ये बच्चा जिसके दूध के दांत नहीं गिरे इसने जिनसिन को मारा है, ये कैसे हो सकता है। हालांकि वो ऐसा कहता ही है कि तभी काफी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही उस पूरे कमरे को भर देती है और वो दोनों लोग जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे जमीन पर ही लेट जाते हैं। साथ ही उनका चेहरा और इतना कहने के बाद जियो यान अपनी भी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेता है, जिसके बाद ही वो दोनों एल्डर रिलैक्स कर पाते हैं। इस टाइम पे लियू जिन भी अपने दिल में काफी ज्यादा हंस रहा होता है और इसके बाद कहता है हाँ ग्रैंड मास्टर अब हमें इस जहाज की मरम्मत करनी चाहिए और इसके फॉर्मेशन को वापस से ठीक करना चाहिए, ये आप पर डिपेंड करेगा। ये सुन के सामने के दोनों एल्डर भी अपना सिर हिलाते हैं और इसके बाद मरम्मत को स्टार्ट कर दिया जाता है। जो है ऑब्वियसली रैंक 5 का फॉर्मेशन मास्टर था, तो जो ये मरम्मत हो रही होती है ये काफी ज्यादा तेज स्पीड से होने लगती है और प्रेजेंट टाइम पे जियो यान की बॉडी को एंसेस्टर जियो जुआन यूज कर रहे थे, इसीलिए जियो यान भी टेंशन फ्री होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जहाज पूरी तरीके से ठीक हो गया होता है, जिसका मतलब था कि अब ये जहाज आगे जा सकता था और ये खबर रियुजावा स्क्वायर और जियो यान दोनों के लिए ही अच्छी थी। इसी के साथ लियू जिन जियो यान को पिल रिफाइन करने वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के 10 सेट दे देता है और ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के वे सेट होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक फिनिक्स एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए यूज होने थे और ये आखिरी मेडिसिनल पिल होने वाली थी जो कि जियो यान को प्रेसिडेंट जिंग को देनी थी। साथ ही साथ नॉर्थ सी के जो जर्नी होने वाली थी उसमें कम से कम 3 से 5 महीने लगने वाले थे और इस टाइम के अंदर जियो ट्राई करने वाला था इस पिल को रिफाइन करने की। इस टाइम पे लियू जिन जब ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जियो यान को देता है तो उसे थोड़ा सा दर्द तो होता है क्योंकि ये सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा कीमती थे, लेकिन उसे पता था कि उसके शिप की मरम्मत हो चुकी है, जिसके कारण उसे जो प्रॉफिट होने वाला है उसके सामने ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट समुद्र में एक बूंद के बराबर थे। मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को प्राप्त करने के बाद जियो यान भी जहाज पे रहता है और वो उसी मूवमेंट का याद कर रहा था जब वो नॉर्थ सी के अंदर भी हाई कॉलेज के अंदर हाई मोचेंग से मिलेगा। इस टाइम पे जियो यान थोड़ा सा एक्साइटेड होता है उनसे मिलने के लिए। आखिरकार हाई मोचेन सी हार्ट फ्लेम जो थे इससे न केवल उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी बल्कि उसे फ्लेम मात्रा का नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ एक नई फ्लेम भी। साथ ही साथ जियो यान को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे एक चीज फील हो रही होती है कि नॉर्थ सी की इस जर्नी में उसे काफी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाले हैं। इस टाइम पे जहाज पे लगभग 100 लोग चढ़ चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा स्पिरिट स्टोन की कीमत चुकाई थी और ये कीमत काफी बड़ी थी। और इसके बाद दोपहर को जियो यान की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम पे वेस्ट रीजन के अंदर कई महीनों बाद लुओतियान का ग्रुप भी आखिरकार अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हमें वेस्ट वेस्टलैंड एरिया के एक नेचुरल वैली के अंदर कई सारे पवेलियन दिखाई देते हैं। ये जो वैली होती है काफी ज्यादा हरी भरी होती है, यहाँ पे झरने, पेड़ पौधे और नेचुरल एनर्जी काफी अच्छी होती है। साथ ही इस टाइम पे काफी सारे लोग पवेलियंस की तरफ आ और जा रहे होते हैं। साथ ही इन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसके ऑरे से कोई भी फील कर सकता था कि इनकी जो पावर और कल्टीवेशन वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। हालांकि वैली के एंट्रेंस गेट पर अचानक ही कुछ टूटने की आवाज आती है और कई सारी ह्यूमन फिगर वहाँ पे अपीयर होती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तभी वो पर्सन कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम हैं। और वैली
वैली के एंट्रेंस गेट में जो 2 ह्यूमन फिगर अपेयर हुई थी, उनकी बात सुन के बाकी लोग आराम करते हैं, क्योंकि जिस पर्सन ने ये बोला था वो यान हुआ था, जो कि हमेशा ही किन्यून के साथ रहता था, और जो उसके बगल में खड़ा हुआ था वो यान ली था। साथ ही साथ उन दोनों के अलावा उनके पीछे 2 और लोग भी चल रहे थे, जो कि एक बिथर्ड लीफ के सेक्ट मास्टर लुओ तियान थे और दूसरे वही जिसका पूरा शरीर ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ था और ये घोष हॉल का मेंबर होता है। तभी लुओ तियान उन्हें कहता है, तुम दोनों पहले अंदर जाओ, जब सही टाइम होगा तो हम भी इंटर करेंगे। ये सुनकर यान हुआ और यान ले रिस्पेक्टेड वे में उसे ग्रीट करते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर लुओ तियान तुरंत ही एक इविल स्माइल करता है और इसके बाद कहता है, बेस्ट एरिया के सबसे पावरफुल गुट होने के बाद भी आप वास्तव में इस छोटी सी वैली के अंदर छिपने की हिम्मत करते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आपकी ये किन बेस्ट लैंड मेज वैली एक बार फिर से पूरे ही बेस्ट रीजन के अंदर हावी हो जाए। किंसुओ, तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। इस बंदे का लगता है फिर से कोई ना कोई प्लान है। और इसके बाद ये दोनों लोग इविल स्माइल में हंसने लगते हैं, जिसके बाद आधे घंटे तक कोई भी कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन आधे घंटे बाद अचानक ही काफी ज्यादा एनर्जी स्टॉर्म आता है और इस फ्लक्चुएशन से पूरी ही घाटी अचानक से कांपने लगती है। और इसके बाद सभी लोग वैली के सबसे डीपेस्ट एरिया की तरफ देख रहे होते हैं। उसी टाइम पे लुओ तियान, जो कि वैली के एंट्रेंस गेट पे खड़ा हुआ था, अचानक ही स्माइल करता है और इसके बाद अपने बगल वाले ब्लैक पर्सन को देखकर सिर हिलाता है और दोनों लोग वैली के अंदर एंटर हो जाते हैं। और इसके बाद किन मेज वैली के ऊपर आसमान में अपेयर होते हैं। तभी अचानक आवाज आती है, किन मेज वैली के अंदर जबरदस्ती घुसने की किसने हिम्मत की। और इसके बाद एक घंटी बजती है और लुओ तियान और ब्लैक पर्सन के ऊपर काफी पावरफुल ऑरा का दबाव पड़ने लगता है और काफी सारे पावरफुल लोग तुरंत ही बाहर आते हैं। तभी लुओ तियान कहता है, मैं विथर्ड लीफ का सेक्ट मास्टर लुओ तियान हूँ और मैं आपकी किन मेज वैली को घूमने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों लोग तुरंत ही उस वैली के सबसे डीपेस्ट एरिया में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे यान हुआ और यान ले गए थे। और यहीं पे वैली मास्टर भी थे। जिसके बाद हमें नॉर्दर्न रीजन के नॉर्थ सी का डायरेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे जहाज में 3 दिन हो चुके होते हैं। और इस टाइम पे जॉन अपने कमरे में पालथी मार के बैठा हुआ था, वो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इन 3 दिनों के रिट्रीट के कारण जॉन की जो पावर होती है वो पहले ही अपने पीक लेवल पर पहुंच गई थी। और इस टाइम पे जोयान को एम्ब्रियोनिक फिनिक्स पिल को रिफाइन करना था। एम्ब्रियोनिक फिनिक्स पिल एक रैंक 4 की पिल होने वाली थी, जो कि रैंक 4 की हाई रैंक की मेडिसिनल पिल में से एक थी। और इसलिए जॉन अपने पीक लेवल पर पहुंचने वाला था, क्योंकि तभी वो इस पिल को रिफाइन करने में कॉन्फिडेंट हो सकता था। हालांकि जॉन सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाकर इस जहाज की जांच करता है। इस टाइम पे इस जहाज की सुरक्षा के लिए व्यू जावा स्क्वायर ने भेजे थे 2 स्टार्टिंग लेवल के 9 स्टार डाउडी, इसके अलावा 5 8 स्टार डाउडी और 10 7 स्टार डाउडी, बाकी सभी 6 स्टार डाउडी के नीचे थे। और ये एक पावरफुल लाइन अप माना जा सकता था। ये जांचने के बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेता है और लुओ तियान डिवाइन कुलड्रोन जोयान के सामने अपेयर हो जाता है। इस टाइम पे जॉन को पता था कि लुओ तियान डिवाइन कुलड्रोन का यूज करके पिल रिफाइनिंग की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण एम्ब्रियोनिक फिनिक्स पिल को रिफाइन करना जॉन के लिए इजी हो जाएगा। जिसके बाद जॉन तुरंत ही अपनी फ्लेम को अपेयर करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को कुलड्रोन के अंदर डालकर उन्हें रिफाइन करने लगता है। और इंग्रेडिएंट भी बोन चिलिंग फ्लेम के हाई टेम्परेचर के कारण काफी जल्दी ग्रिल होने लगते हैं। और ये पूरी रिफाइनमेंट लगभग 2 महीने तक चलती है। और 2 महीने बाद अचानक ही जॉन के कमरे में काफी रिच मेडिसिनल स्मेल फैल जाती है। और इस एम्ब्रियोनिक पिल को जॉन को क्रिएट करने के लिए मेडिसिनल पिल के 2 सेट लगे थे, मतलब कि एक बार जॉन इसमें अनसक्सेसफुल भी हुआ था और दूसरे अटेम्प्ट में जॉन ने इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था। और अब जॉन को बस लास्ट चीज फेस करनी थी, जो की थी पिल लाइटिंग। और उसी टाइम पे पूरा आसमान काला हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। इस टाइम पे सभी को लगता है कि अंधेरा छा गया, इसका मतलब है कोई तूफान आने वाला है। इसलिए काफी लोग सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद नहीं थी कि यह तूफान इतना ज्यादा अचानक आ जाएगा। हालांकि तभी कुछ लोग कहते क्या चल रहा है, ये नॉर्मल क्लाउड के जैसे क्यों नहीं दिख रहे। तभी कुछ लोग और अंदाजा लगाते हुए कहते क्या ये पिल लाइटिंग होगी, क्या ऐसा हो सकता है कि शिप के अंदर कोई पिल को रिफाइन कर रहा है। और इसके बाद सभी के दिमाग में खिचड़ी पकना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर पिल लाइटिंग आई थी तो उस एल्केमिस्ट को पिल लाइटिंग से निपटना चाहिए था और इस बीच उनके पास पिल को छीनने का अच्छा चांस हो सकता था और वो इस चांस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि तभी एक तेज आवाज के साथ अपना ठरकी तुरंत ही आसमान में आ जाता है और इसके बाद तुरंत ही पिल लाइटिंग को देखता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आखिरकार मेरी गोल्डन एलिफेंट स्किल अभी भी मास्टर नहीं की है मैंने, मुझे लगता है तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो। हालांकि जॉन आसमान में खड़ा था कि तभी दर्जन भर ह्यूमन फिगर जोयान को घेर लेती है और उनके चेहरों पे लालच होती है। ये देखकर जोयान के चेहरे पे कोल्ड और किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज होने लगता है। जोयान ने इसकी उम्मीद पहले ही कर ली थी और जोयान जानता था कि इसे सबक सिखाने के लिए इनमें से कुछ को मारना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों ने भी जॉन को घेर लिया था, लेकिन जोयान पे अटैक नहीं किया होता, क्योंकि ये भी पिल लाइटिंग का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पिल लाइटिंग गिरेगी तो जॉन पिल लाइटिंग पे ध्यान देगा, ना कि उनके ऊपर। हालांकि जॉन इनकी चीजों पर ध्यान नहीं देता और बस उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल होती है और वो पिल लाइटिंग को देख रहा होता है। इस टाइम पे उसी शिप के टॉप पर 2 मिडिल एज पर्सन खड़े हुए होते हैं और वो जोयान को देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि जोयान दर्जनों लोगों से घिरा हुआ है तो वो यहाँ पे इंटरफेयर करके उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने जोयान के चेहरे पे स्माइल देखी तो
तो वो अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। हालांकि तभी एक तेज गड़गड़ाहट के साथ काफी पावरफुल वाइल्ड एनर्जी के साथ एक पिल लाइटिंग सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ती है और जोयान से टकराती है। इस लाइट के ऑरा को देखकर सभी लोगों ने अपने अपने डुइक्यू वैरियर को क्रिएट कर लिया होता है, क्योंकि वो भी इससे काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। और जस्ट उसी टाइम पे जोयान को घेरे हुए दर्जनों डाउडी लेवल के लोग तुरंत ही जोयान के रूम की तरफ जाते हैं उस पिल को छुड़ाने के लिए। हालांकि उसी टाइम पे कोई भी देख सकता था कि जोयान जो कि आसमान में उस लाइटिंग से लड़ रहा था, उसने एक पंच क्रिएट किया और लाइटिंग पे दे मारा और लाइटिंग डिस्ट्रॉय होकर लाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में चेंज हो गई होती है। और इस टाइम पे नीचे जोयान के रूम में जाने वाले लोग भी ये सीन देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि जोयान वास्तव में इस पिल लाइटिंग से डायरेक्ट फाइट करेगा। हालांकि उसी टाइम पे एक पिल लाइटिंग दोबारा होती है, जिसे जोयान की बॉडी की बोन चिलिंग फ्लेम अपेयर कर होती है और तुरंत ही उसे स्वेलो कर लेती है और जोयान की बॉडी की इस लाइटिंग पावर को तुरंत ही रिफाइन भी करने लगती है। जिसके बाद जोयान तुरंत स्माइल करता है और कहता है एक बार फिर, और आसमान में चला जाता है। और उसी टाइम पे नीचे जैसे ही वो डाउडी लेवल के वॉरियर जोयान के रूम के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक एक पावरफुल फोर्स उनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है और वो लोग दूर की तरफ घिसटते हुए जाते हैं। जबकि ये सभी लोग डाउडी लेवल के वॉरियर थे, उनमें सबसे पावरफुल 7 स्टार डाउडी था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते, जिसके कारण वो थोड़ा सा उदास होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज तो समझ ली थी कि इस रूम के अंदर कोई पावरफुल पर्सन होना चाहिए। और इसके बाद जैसे ही उन 10 में से लास्ट पर्सन बाहर निकलता है तो वो तो मरा हुआ होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं कि एक डाउडी लेवल के वॉरियर को बस एक लात में मार दिया, आखिरकार ऐसा पर्सन कौन है। हालांकि तभी उस रूम का दरवाजा ओपन होता है और एक पर्सन बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोगों के हाव भाव तुरंत ही बदल जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जोयान की तरह ही था और ऑब्वियसली ये अपने जोयान के 9 एल्यूजनरी क्लोन का फ्यूजन होता है। और प्रेजेंट टाइम पे इसकी पावर इंटरमीडिएट 7 स्टार डाउडी के आसपास थी और उसे अपनी पावर के साथ और जोयान की फाइटिंग पावर के साथ मिला दिया जाए तो इस एल्यूजनरी क्लोन को 8 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट करने में कैपेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सबसे पावरफुल केवल 7 स्टार डाउडी ही था। तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि क्या ये जुड़वा भाई है। तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं, इसकी बॉडी में कोई भी पावर सेंस नहीं हो रही, ये केवल एक एनर्जी फिगर होनी चाहिए, एल्यूजनरी क्लोन, शायद ये किसी टाइप की डू स्केल होनी चाहिए। इस टाइम पे वो दो हाफ एजेड मैन आपस में जोयान के एल्यूजनरी क्लोन के बारे में ही बात कर रहे थे और उन्होंने पहचान लिया होता है कि ये क्या है। जिसके बाद वो हैरान होते हुए कहते हैं जब उसके एल्यूजनरी क्लोन की पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है तो वो डू स्किल कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। और इतना कहने के साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो तो जोयान के आसपास भी नहीं है। हालांकि जहाँ पे जोयान का एल्यूजनरी क्लोन पिल की रखवाली कर रहा होता, वहीं पे जोयान काफी सारी पिल लाइटिंग को झेलने के कारण उसकी बॉडी सुन्न हो चुकी थी और उसके मुंह से ब्लड के निशान भी देखे जा सकते थे, जो कि पिल लाइटिंग के कारण थे। हालांकि जोयान के हारने के निशान फिर भी नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जोयान फाइट करने के लिए और ज्यादा रेडी होता जा रहा है। इस टाइम पे जोयान की आंखों से उसकी बोन चिलिंग फ्लेम निकल रही होती है और जोयान इस लाइटिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है तुम सच में नेचुरल पावर होने के लायक हो, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, एक बार फिर से। और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक पावरफुल लाइटिंग की तरफ अपने डेसोलेशन फिंगर को चार्ज कर देता है, जिसके कारण वो पिल लाइटिंग तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और लगभग 100 एक्सचेंज तक से ज्यादा एक्सचेंज होते हैं और ये पिल लाइटिंग लगभग 4 घंटे तक कंटिन्यू रहती है। जिसके बाद पिल लाइटिंग पूरी तरीके से गायब हो जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक भी होते हैं। उन्हें भरोसा नहीं था कि जोयान इतनी खतरनाक पिल लाइटिंग से लड़ने के लिए अपनी पावर पर भरोसा करेगा। साथ ही वो दो हाफ एजेड मैन भी जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं वास्तव में न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन को क्रॉस कर चुकी है। आज इस छोटे साथी ने जो करके दिखाया है वो तो हम और आप भी नहीं कर पाए। पिल लाइटिंग के एंड होने के बाद जोयान भी अपने रूम के बाहर अपियर होता है और एक ही थॉट के साथ उसका इल्यूजनरी क्लोन उसकी बॉडी के अंदर वापस आ जाता है। और इसके बाद जोयान सबको इग्नोर करते हुए तुरंत ही अपने हाथ को आगे उठाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण जोयान तुरंत ही एक गोल्डन बॉडी में चेंज हो जाता है, जो कि गोल्डन एलिफेंट स्किल होने वाली थी, क्योंकि जोयान की बॉडी के अंदर काफी सारी लाइटिंग पावर अब्सॉर्ब हो गई थी और जोयान इसकी हेल्प से गोल्डन एलिफेंट स्किल को और पावरफुल करना चाहता था और इसके एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना चाहता था। इस टाइम पे जोयान की ओर से गोल्डन एल्यूजनरी फिगर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एल्यूजनरी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके प्रेशर को वो सभी लोग फील कर सकते थे और ये प्रेशर डुइक्यू और स्पिरिचुअल पावर से काफी अलग था। ये काफी ज्यादा दबंग और पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जिसके कारण वो तुरंत ही कहते हैं इस लड़के के पास न केवल डुइक्यू पावर है बल्कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा भयावह लेवल पर है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसकी 2 स्किल तो काफी पावरफुल लेवल पर है ही, साथ ही साथ ये बंदा इतना हाई रैंक का एल्केमिस्ट भी है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि इसके जैसा शायद ही कोई होगा। इस टाइम पे उन दोनों हाफ एजेड मैन को जोयान ने झटके पे झटका दिया था और वो जोयान की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। इस टाइम पे इन्हें पता था कि भले ही जोयान को वो ड्यू जावा स्क्वायर में शामिल नहीं कर सकते, वो कम से कम उसके साथ अच्छे रिलेशन तो रख ही सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही लोग बात करते हैं कि मास्टर ने हमें बताया था कि हमारे सिख में रैंक
5 का फॉर्मेशन मास्टर भी है। साथ ही साथ मालिक ने उसे खुद एक रूम भी दिया था। तभी दूसरा बंदा कहता है ये सही है, ये शायद इसलिए था क्योंकि वो हमारे साथ डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, लेकिन हमें भी नहीं पता कि वो अब कहाँ हैं। जिसके बाद वो दोनों लोग थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए शक भरी नजरों से कहते हैं, क्या आपको लगता है कि मालिक ने जिस फॉर्मेशन मास्टर के बारे में बात की थी वो होना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग लग रहा है। ये सुनकर बगल वाला बंदा तुरंत ही कहता है ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ल्यूजिन ने जिसके बारे में बात की थी वो रैंक 5 के फॉर्मेशन मास्टर वास्तव में काफी ज्यादा यंग थे, क्योंकि एक फॉर्मेशन मास्टर और एक एल्केमिस्ट अलग अलग होते हैं। ये बंदा तो एक एल्केमिस्ट है और हमें तो पता भी नहीं कि ओल्ड टाइम में कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा एल्केमिस्ट और फॉर्मेशन मास्टर दोनों हो। हालांकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते तो वो देख सकते थे कि एक हाफ एजेड मैन जिसके मुंह पे ब्लड के निशान थे वो चुपचाप जोयान के पास आ रहा होता है। और ये पर्सन वही 10+ एलाइट डाउडी में से था जिसे जोयान के इल्यूजनरी क्लोन ने उड़ते हुए भेजा था, और इसका और 7 स्टार डाउडी लेवल का था। हालांकि पहले उसने जोयान के ऊपर चोट पहुंचाने का कोई भी चांस नहीं मिला, लेकिन इस टाइम पे ये जोयान के ऊपर चुपचाप अटैक करना चाहता था। मरेगा साला। हालांकि वो बंदा जोयान के पीछे पीठ की तरफ आ ही चुका था, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि जोयान के हाथ पे उसकी ग्रेट बे नीडल घूम रही है। हालांकि वो बंदा जोयान पर अटैक करता कि तभी वो दोनों हाफ एजेड मैन तुरंत ही उसके पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और अपने पावरफुल ऑरे से उसे दबाकर घुटने के बल बैठा देते हैं और कहते हैं, मिस्टर, हमें मत बताइए कि आपने पिछले मामले के लिए ज्यादा परेशानी को क्रिएट नहीं किया है, क्या आप अभी भी और परेशानी क्रिएट करना चाहते हैं? ये देखकर वो 7 स्टार डाउडी तुरंत ही काफी ज्यादा डर जाता है। हालांकि उसी टाइम पे वो दोनों हाफ एजेड मैन जोयान की तरफ अचानक से देखते हैं, क्योंकि वो जोयान के हाथ से अचानक ही किसी अजीब से पावरफुल ऑरे को फील कर सकते थे, जिसके कारण उन्हें भी डर लग रहा होता है कि आखिरकार वो क्या है, जिसके कारण वो तुरंत ही कहते कितनी खतरनाक ताकत है, आखिरकार वो चीज है क्या। हालांकि यहाँ पे उन दोनों की आंखों के सामने अपनी जोयान ग्रेट बे नीडल को गायब कर देता है और यहाँ पे बनने वाला अजीब सा प्रेशर भी गायब हो जाता है, जो देखकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं। इस टाइम पे अपना जोयान भी अब गोल्डन एलिफेंट स्किल के ऊपर ध्यान देने लगा था। जोयान को पता था कि एक बार अगर वो गोल्डन एलिफेंट स्किल पे मास्टर कर लेगा तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसका डिफेंस भी बढ़ जाएगा, जिसके बाद तो वो काफी सारे पिन लाइटिंग और ट्रेबुलेशंस को ऐसे ही फेस कर सकता है अपनी गोल्डन एलिफेंट स्किल की हेल्प से। और कोई भी डिफेंस टाइप डू स्किल इसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जिससे कोई भी समझ सकता था कि यह डू स्किल कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। हालांकि अब जोयान को जो करना था वो था गोल्डन एलिफेंट स्किल की इल्यूजनरी इमेज को वापस अपनी बॉडी के अंदर लेना और साथ ही साथ उसे एक डिफेंस बैरियर के तौर पर यूज करना और अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करना, जिसके बाद ही जोयान इस एलिफेंट स्किल पे एक्सपर्टीज या कि मास्टर कर पाएगा। हालांकि ये कहने पे तो काफी इजी लग रही होती है, लेकिन इसे करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए जोयान को अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही साथ ये प्रोसीजर काफी ज्यादा स्लो होने वाला था। हालांकि जोयान इसके लिए रेडी होने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ अजीब से और फील होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हेवन नहीं चाहता जोयान को पर्याप्त टाइम देना, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को काफी सारे पावरफुल ऑरा फील हुए थे जो कि मैजिकल बीस्ट के होने चाहिए, और ये हो सकता है कि जोयान की पिन लाइटिंग के कारण अट्रैक्ट हुए थे। और इसके बाद अचानक ही जहाज के सामने 2 पावरफुल मैजिकल बीस्ट निकलते हैं जो कि रास्ता रोक देते हैं, जिसके कारण अचानक ही 2 एल्डर आते हैं और कहते हैं शिप के अंदर हर कोई अलर्ट रहे, डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए और जहाज में हर कोई लड़ाई के लिए तैयार रहना। और उनका इतना कहते ही अचानक ही शिप से एक गोल्डन लाइट निकलती है जो कि तुरंत ही पूरी शिप को कवर कर लेती है। तभी वो मैजिकल बीस्ट पावरफुल रोर करते हैं, जिसके कारण समुद्र की काफी बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकराने लगती हैं, जिससे वो शिप दाएं बाएं झूमने लगती है। और अगर एक गोल्डन लाइट बैरियर नहीं होता तो जहाज पहले ही डूब चुका होता। इस टाइम पे इस जहाज के अंदर के सभी लोग फाइट में एंटर हो चुके थे, केवल जोयान को छोड़कर, क्योंकि जोयान तो अपना गोल्डन एलिफेंट स्किल में ही ध्यान लगाए हुए था। और इस टाइम पे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, जोयान की जो इल्यूजनरी फिगर थी पीछे गोल्डन, वो भी धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी। हालांकि जोयान जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा था, इसे कंडेंस करना उतना ही ज्यादा कठिन भी होता जा रहा था, और अब तक ये उतना इजी नहीं रह गया था जितना स्टार्टिंग पे जोयान को लग रहा था। हालांकि इस टाइम पे जोयान की बॉडी में दिखने वाली गोल्डन लाइट काफी गोल्डन हो गई थी, लेकिन अभी भी ये उस लेवल से दूर थी जहाँ पे जोयान को पहुंचना था। हालांकि जोयान यहाँ पे बिल्कुल भी घबराता नहीं है, क्योंकि जोयान ने ऐसी सिचुएशंस को कई बार फेस किया था, और इसीलिए जोयान अपना पूरा ही ध्यान इस प्रोसीजर पे ही दे रहा होता है। हालांकि जोयान को अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अभी भी कुछ टाइम चाहिए था, लेकिन वो मैजिकल बीस्ट जोयान को और बाकी किसी को भी टाइम देने के इंतजार में नहीं थे। इस टाइम पे उन 2 मैजिकल बीस्ट को देखकर सभी लोग तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते हैं, धिक्कार है, ये ब्रम्बल सी लायन है और वास्तव में ये 2 हैं। जल्द से जल्द जहाज को छोड़ो और इस जहाज को मोड़ो और इस जगह को छोड़ दो। इस टाइम पे उन 2 मैजिकल बीस्ट को पूरी तरह देखने के बाद वो 2 हाफ एजेड मैन तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। साथ ही बाकी लोग भी जब इसका नाम सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कांपने लगते हैं। आखिरकार ब्रम्बल सी लायन ये समुद्र का काफी पावरफुल बीस्ट कहा जा सकता है, जो कि कुछ गिने चुने बीस्टों में आता था। साथ ही साथ इसकी जो एबिलिटी थी वो ये थी कि इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे टेंट थे जो कि बिल्कुल कांटे के जैसे ही दिखाई दे रहे होते हैं, और ये पूरे ही जहाज को अपनी जकड़ में लिए हुए होते हैं, जिसके कारण इस शिप को ब्रम्बल सी लायन और समुद्र से बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा होता है। साथ ही साथ सभी को एक चीज और पता थी कि जब ये फॉर्मेशन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये जहाज और इसमें बैठे हुए सभी लोग मार दिए जाएंगे।
जाएंगे। और यही एक रीजन था कि समुद्र के अंदर के भी मैजिकल बीस्ट ब्रम्बल सी लायन से काफी ज्यादा डरते थे। हालांकि इस जहाज के अंदर जो 9 स्टार डाउडी थे वो स्टार्टिंग लेवल के थे, जबकि उसके सामने के दोनों मैजिकल बीस्ट इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी होते हैं। इसीलिए वो लोग तुरंत ही कहते हैं चलो हम सब एक साथ हमला करते हैं और इन जानवरों को रोकते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही अपनी अपनी फॉर्मेशन और पावरफुल डू स्किल्स को निकालकर उन जानवरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ब्रम्बल सी लायन ये भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, इसीलिए इनमें से आधे से ज्यादा अटैक को तो वो ऐसे ही रोक देते हैं और केवल 9 स्टार डाउडी लेवल के 2 डाउडी लेवल के ही डू स्किल उन्हें थोड़ा मोड़ा नुकसान पहुंचा पा रहे थे। हालांकि ये फाइट लगभग कुछ घंटों तक चलती है, जिसके कारण वो दोनों मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन दोनों 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे। यहाँ तक कि उनके कंधों पर भी एक काफी बड़ा छेद बन गया था उस जानवर के कारण, जिसके कारण वो हेल्पलेस तरीके से केवल जहाज के अंदर लौट सकता था। हालांकि इसी बीच इन दोनों ही मैजिकल बीस्ट ने जहाज को नीचे से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया होता है और ये जहाज को पूरी तरीके से समुद्र के अंदर ले जाना चाहते थे, क्योंकि जहाज के चारों तरफ लिपटा हुआ फॉर्मेशन ये गारंटी दे सकता था कि जहाज को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जहाज को समुद्र के नीचे नहीं खींचा जा सकता। और अगर ऐसा हो गया तो उन सभी लोगों की मौत भी पक्की थी। इसीलिए वो सभी लोग अपनी पावरफुल डू स्किल्स को एक बार फिर से चार्ज करने लगते हैं, लेकिन ये सी लायन के जो टेंट होते हैं ये सेम जोन के ग्रेट वे जैसे होते हैं और इनसे पावरफुल डू स्किल्स निकल रही होती है जो कि इन सभी के अटैक को नलीफाई कर देती थी। और साथ ही साथ इन सभी टेंटों ने आधे से ज्यादा जहाज को घेर लिया होता है। साथ ही शिप का आधा हिस्सा समुद्र के अंदर डूब चुका होता है, जिसके कारण सभी लोग थोड़ा सा उदास और निराश हो जाते हैं और इसके बाद वो अटैक करना भी बंद कर देते हैं। हालांकि फॉर्मेशन अभी भी बनी हुई थी, लेकिन अब सभी लोग उदास हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। जिसके बाद वो सभी लोग जोयान की तरफ देखते हुए कहता है ये बंदा अब भला रिट्रीट करने का क्या फायदा। जिसके बाद बाकी सभी लोग भी जोयान की तरफ देखते हैं और वो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे कि जोयान को डांटते भी नहीं और बस उदास हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियुजावा स्क्वायर के वो दोनों ही एल्डर उनके दिलों में जोयान को देखकर अचानक एक उम्मीद आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि जोयान उन्हें बचा सकता है और वो ये सोचते हैं कि उसी टाइम पे जोयान जिसके पीछे की इल्यूजनरी फिगर अब पूरी तरीके से कंडेंस हो चुकी होती है और जोयान की बॉडी के अंदर आ चुकी होती है और जोयान का गोल्डन आर्मर और ज्यादा गोल्डन लग रहा होता है, जिसका मतलब था जोयान ने गोल्डन एलिफेंट स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। जिसके बाद जोयान की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और जोयान की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट रिलीज होने लगती है, जिसके ऑरे और प्रेशर के कारण सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हुए जमीन में घुटनों के बल बैठ जाते हैं। साथ ही साथ इसी टाइम पे जोयान की जैसे ही आंखें खुलती तो उसकी आंखों से बोन चिलिंग फ्लेम रिलीज हो रही थी और इस टाइम पे जोयान के प्रेशर के कारण वहाँ पे ब्रम्बल सी लायन द्वारा बनने वाला प्रेशर तुरंत ही चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग जोयान को काफी उम्मीद से देखने लगते हैं। जिसके बाद जोयान तुरंत ही शिप की टेरिस पे खड़ा होता है और अपने आसपास के उन अजीब से टेंटों को देखता है जिसने पूरे ही जहाज को घेर लिया था। तो तुरंत ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही आसमान में जाता है तो वो उन 2 मैजिकल बीस्ट को भी देख पाता है जिन्होंने ये सब किया था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है 2 इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी भाले मैजिकल बीस्ट, आपकी ताकत कमजोर नहीं है। और इसके बाद अचानक ही जोयान फॉर्मेशन के बाहर पहुंचता है और जोयान के बाहर निकलते ही तुरंत ही आधे से ज्यादा टेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इसके बाद जोयान की फिगर 2 ब्रम्बल सी लायन के सामने होती है। इस टाइम पे जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि जोयान ने ब्रम्बल सी लायन के इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं। उसी टाइम पे वो 2 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी अपने पावरफुल डू स्किल्स को चार्ज करके बाकी बचे हुए टेंटिकल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं और अपने पावरफुल डू स्किल्स को और ट्रम्प कार्ड को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे जोयान ने उन सभी को एक उम्मीद दी थी और उनके दिल में चिंगारी जलाई थी जो कि अब भड़क कर बिल्कुल आग की तरह हो गई थी और सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि उसी टाइम पे काफी सारे टेंटिकल अचानक से जोयान को घेर लेते हैं और पूरी तरीके से एक वेब को क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर जोयान होता है। और ये वेब कुछ ऐसा था जिसके अंदर से 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना ही आसानी से बच पाएगा। इस टाइम पे वो दोनों मैजिकल बीस्ट भी इस मौके का फायदा उठाते हैं और वो अपनी डुइकुई के साथ जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस टाइम पे वो टेंटिकल भी जोयान की तरफ बढ़ रहे थे और ये कुछ ऐसा था कि अगर वो टेंटिकल जोयान को मार नहीं सकते तो कम से कम काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड तो कर ही सकते थे। हालांकि इस टाइम पे वो लोग जो कि शिप के ऊपर थे और उन्होंने काफी सारे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जब जोयान को देखते हैं तो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि जोयान ही तो उनकी उम्मीद थी। हालांकि वो जोयान को देख ही रहे थे कि तभी वो टेंटिकल जोयान के पास पहुंचते और जोयान और उन टेंटिकल्स के चारों तरफ गोल्डन लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। जिसके बाद अचानक से वो टेंटिकल्स क्रैक होने लगते हैं और एक ब्लास्ट के साथ फट जाते हैं। और इसके बाद सभी लोग देख सकते थे कि जोयान की बॉडी से गोल्डन लाइट प्रोड्यूस हो रही थी और जोयान से जो भी टेंटिकल टकरा रहा था वो खुद ही ब्लास्ट हो जा रहा था। और ये सेम वैसा ही था जैसे कि कोई अंडा चट्टान से टकरा रहा हो। और इस टाइम पे जोयान और बाकी सभी लोगों ने देखा था जोयान की गोल्डन एलिफेंट स्किल का दबदबा। और ये देखकर तो सभी लोग जो कि एक्साइटेड थे वो एक्सट्रीम लेवल पर एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके अटैक और भी
ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और इसके बाद जियोन तुरंत ही पावरफुल रोर करता है, जिसके कारण आसपास के सभी टेंटिकल क्रैक होकर डिस्ट्रॉय होते हैं। और इसके बाद जियोन कहता है मैं अभी जल्दी में हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता, चलो जल्दी खत्म करते हैं। और इसके बाद जियोन के हाथ से तुरंत ही उसकी बोन चिलिंग फ्लेम बाहर निकलती है और बचे हुए टेंटिकल को तुरंत ही फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं क्या ये हेवनली फ्लेम है? एक फ्लेम अगर किसी चीज को फ्रीज कर सकती है तो मैं गलत नहीं हूँ। ये बोन चिलिंग फ्लेम होनी चाहिए, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 11वें नंबर पर है। ये पर्सन वास्तव में कौन है? ये एक हेवनली फ्लेम को कैरी कर सकता है। इस टाइम पे शिप के अंदर सभी लोगों ने उस फ्लेम को पहचान लिया था और अब जियोयान के बारे में जानने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आखिरकार उसी बंदे ने तो उन सभी लोगों की जान को बचाया था। उसी टाइम पे जियोयान को भी आसमान में दोनों ही ब्रम्बल सी लायन एक दूसरे आगे और पीछे तरीके से घेर लेते हैं। और इसके बाद पीछे वाला ब्रम्बल सी लायन काफी सारे टेंटिकल से जियोयान के ऊपर अटैक करता है, जो कि तीरों की तरह जियोयान की तरफ बरसने लगते हैं। तभी जियोयान एक पाम अटैक करता है और वो तुरंत ही उन सभी टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद जियोन तुरंत ही एक पंच को क्रिएट करके ब्रम्बल सी लायन के सिर पर मारता है, जिसके कारण उसके सिर में काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और तुरंत ही खून धड़ धड़ा कर निकलने लगता है और वो तुरंत ही समुद्र में बेकाबू होकर डूब जाता है। हालांकि इससे पहले वो मैजिकल विश वापस से अटैक कर पाता कि जियोयान के हाथ में तुरंत ही एक अंगूठे के आकार की ब्लैक कलर की बॉल दिखाई देने लगती है। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम होना चाहिए भाई, ये बिल्कुल सही। और ये अटैक होता है जियोयान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जैसे ही निकलती है तो वो बीस्ट जो कि अभी अभी समुद्र के नीचे जा चुका था तुरंत ही ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर चला जाता है और आसपास की काफी सारी चीजें भी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर स्वेलो होने लगती है। और इस टाइम पे वो मैजिकल बीस्ट सी लायन पूरी तरीके से गायब हो गया होता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कितना खतरनाक डू स्केल है। हालांकि जहाज पे सवार लोगों की बात तो दूर थी, जैसे ही दूसरा ब्रम्बल सी लायन जियोयान के आतंक को देखता है तो तुरंत ही मुड़कर समुद्र के अंदर आधा ही डूबा था कि तभी जियोयान कहता है हाँ भागना चाहते हो, स्पीड थोड़ा स्लो है, मम्मी से बोलो बॉर्न बीटा पिलाए। हालांकि तभी जियोयान के दिमाग में अचानक ही कुछ थॉट आता है, क्योंकि जियोयान ने एक चीज देखी थी कि ब्रम्बल सी लायन की स्पीड इस जहाज की स्पीड से काफी ज्यादा है और अगर वो ब्रम्बल सी लायन को इस जहाज को खींचने के लिए यूज करे तो वो अपनी जगह पर काफी जल्दी पहुंच जाएगा। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही उस बीस्ट की तरफ देखता है और आगे बढ़ जाता है। तभी सभी लोग कहते हैं ये आदमी मुझे ये मत बता कि वो उसे भी मारने वाला है। तभी दूसरा कहता है उस बीस्ट ने हमें अभी इतना परेशान किया है, अगर वो उसे मार भी देता है तो हमें क्या। और इसके बाद सभी लोग चिल करके आराम करने लगते हैं। हालांकि समुद्र अभी अभी शांति हुआ था और वो बस चिल कर ही रहे थे कि तब एक बार फिर से लहरें निकलने लगती हैं और ब्रम्बल सी लायन एक बार फिर समुद्र से बाहर निकलता है, जो देखकर वो लोग तुरंत ही उदास होकर अपनी ड्यूकी को इकट्ठा करते हैं। हालांकि वो लोग अटैक करते कि उससे पहले ही वो ब्रम्बल सी लायन के ऊपर जियोयान को खड़ा हुआ देखते हैं। साथ ही वो देख सकते थे कि जियोयान उसके सिर पे खड़ा है, लेकिन ब्रम्बल सी लायन बिल्कुल शांत है और कुछ भी नहीं कर रहा, जबकि आमतौर पर ये मैजिकल भी काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं। लेकिन वो जियोयान के सामने इतना ज्यादा शांत कैसे था, ये देखकर वो तुरंत ही कहते हैं क्या हो रहा है। हालांकि जहाँ सभी लोग हैरान थे तभी जियोयान पैर पटकता है और वो मैजिकल भी काफी ज्यादा आज्ञाकारी तरीके से नाव के आगे खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जियोयान तभी नाव पर चढ़ता है और कहता है चलो चलते हैं। और इसके बाद जियोयान कहता है हर कोई बाकी जर्नी के लिए इस बड़े आदमी को जहाज खींचने दे, मेरा मानना है कि हम अपनी डेस्टिनेशन में आधे से भी कम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ये देखकर सभी लोग चौंकते हुए उस मैजिकल बीस्ट को देखते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले उन्हें मारना चाहता था और उन्हें विश्वास नहीं था कि ये बंदा उससे वास्तव में जहाज खिंचवाएगा। तभी वो दो 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर जियोयान की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं मिस्टर लेके तभी अपना टर्की कहता कोई समस्या नहीं होगी। जियोयान के चेहरे पे स्माइल को देखकर वो लोग तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं। आखिरकार जियोयान ने पहले जो पावर दिखाई थी उसके बाद तो जियोयान पर शक करने का उनके पास कोई भी रीजन नहीं था। यहाँ तक कि जियोयान जहाज को कंट्रोल करने वाले वो दो 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इस टाइम पे जियोयान के ऊपर सबको ही भरोसा था। जब जियोयान ने सबको सिर हिलाते देखा तो तुरंत ही जियोयान कहता है मैजिकल बीस्ट को एक ऑर्डर देता है और इसके बाद वो मैजिकल बीस्ट तुरंत ही काफी सारे टेंटिकल्स को रिलीज करके पतवारों को खींचना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद की चीज को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जहाज की स्पीड कई गुना ज्यादा तेज थी। स्नेक आइसलैंड ये नॉर्थ सी का सबसे बड़ा टापू होता है या कि द्वीप, और नॉर्थ सी के सबसे करीब भी था। और अगर किसी को नॉर्थ सी पे जाना होता था तो इस रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता था। और यहाँ पर रियूजावा स्क्वायर की एक ब्रांच भी थी और यही जियोयान और बाकी लोगों की डेस्टिनेशन पॉइंट भी थी। इस टाइम पे इस आइसलैंड का नाम स्नेक आइसलैंड इसलिए पड़ा था क्योंकि इसकी जो साइज और आकार था वो एक स्नेक की तरह ही था। साथ ही ऐसा भी कहा जा सकता था कि आइसलैंड के अंदर एक टाइम पे काफी सारे सांप रहते थे और उनका ही कब्जा था। और दूसरी तरफ ब्रम्बल सी लायन की स्पीड के कारण जहाज को यहाँ पहुंचने में जहाँ 2 महीने लगने वाले थे वही ये जर्नी केवल 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाती है। ये देखकर सभी लोग ब्रम्बल सी लायन की स्पीड से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि वो 2 स्टार डाउडी लेवल की वॉरियर भी जियोयान की काफी ज्यादा तारीफ दिल में कर रहे होते हैं, क्योंकि जियोयान ने ही ये सब किया था। भला उनमें से किसने सोचा था कि ये नॉर्मल दिखने वाला यंग मैन इतना पावरफुल होगा कि 2 ब्रम्बल सी लायन जिनकी पावर 9 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर है उसके हाथों पे ऐसे हार जाएंगे कि उसकी हर एक
बात मानना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ उसने तो एक ब्रम्बल सी लायन को मार भी डाला था और साथ ही साथ ब्रम्बल सी लायन के होने के कारण रास्ते में काफी सारे मैजिकल बीस्ट थे जो उन पर अटैक करते, लेकिन ब्रम्बल सी लायन के डर के कारण वो कभी भी अटैक नहीं करते और इसीलिए उनकी ये जर्नी काफी ज्यादा इजी तरीके से कंप्लीट हुई थी और सभी लोग जोयान को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। यहाँ तक कि इसमें वो लोग भी थे जो कि जॉन की पिल को छुड़ाने के लिए भी जोयान पर अटैक कर रहे थे। वो इस टाइम पे इसलिए रिस्पेक्टेड थे क्योंकि जोयान ने जान बचाई थी। साथ ही इसका एक रीजन ये भी था कि जोयान उन सभी में सबसे पावरफुल था, जिसके कारण ये रिस्पेक्ट उनके दिल से आ रही थी। दोपहर तक ये सिर्फ स्नेक आइलैंड पे पहुंच जाता है और उन्हें पता था कि इस टापू में पहुंचने के बाद अब उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जैसे ही जहाज आइलैंड के बंदरगाह पे पहुंचता है तो सभी लोग जहाज को देखकर काफी ज्यादा डरने लगते और कहते हैं ब्रम्बल सी लायन एक मैजिकल बीस्ट आ रहा है। जिसके बाद सभी लोग तुरंत ही पूरे आइलैंड में सूचना फैला देते हैं कि हर कोई अलर्ट रहो, ब्रम्बल सी लायन आ गया है, गार्ड्स को भेजो और उसे पकड़ो, उसे मारो। और इस टाइम पे जोयान का ये सिर्फ पोर्ट पर पहुंच पाता कि तभी काफी सारे पावरफुल डू स्किल्स के साथ ब्रम्बल सी लायन पर अटैक कर दिया जाता है। और इस टाइम पे वो सभी लोग जो कि जहाज के ऊपर थे वो इतना ज्यादा खुश थे कि वो भूल गए कि ये सभी लोग ब्रम्बल सी लायन के कारण ही इतना ज्यादा डरे हुए हैं जो कि उनके जहाज के आगे था। हालांकि इतने सारे अटैकों को अपनी तरफ आता देखकर ब्रम्बल सी लायन शांत नहीं रह सकता था, इसीलिए तुरंत ही वो अपनी बॉडी को सिकोड़ता है और एक पावरफुल वाटर वेब जनरेट करके उन सभी अटैकों को रोक देता है। तभी जोयान जो कि पालती मारकर बैठा हुआ था तुरंत ही कहता क्या हो रहा है, ब्रम्बल सी लायन गुस्से में क्यों है। जिसके बाद जोयान अपने सामने की बड़ी लहर को देखता है जो कि पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो अचानक ही काफी ज्यादा शक भरी नजरों से सामने देखता है। इस टाइम पे जोयान ने उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि अगर ब्रम्बल सी लायन उसे यहाँ तक भेज देगा तो उसे 2 रैंक 4 की मेडिसिनल पिल देगा, लेकिन ब्रम्बल सी लायन को इंसान पर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन मौजूदा सिचुएशन पूरी तरीके से अलग थी। जोयान को बाहर निकलते देखकर सभी लोग तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हैं। तभी वो 2-9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर जोयान को सब कुछ जल्दी से समझाते हैं। तो जोयान कहता है स्नेक आइलैंड तो ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होना चाहिए। हालांकि जोयान ने ये कहा ही था कि तभी स्नेक आइलैंड के लोग तुरंत ही अपने पावरफुल डू स्किल को वापस से चार्ज करते हुए ब्रम्बल सी लायन के ऊपर अटैक करने ही वाले थे और यहाँ पे ब्रम्बल सी लायन भी एक सुनामी को तैयार करने ही वाला था कि तभी जोयान वहाँ पे अपेयर होता है और ब्रम्बल सी लायन तुरंत ही रुक जाता है। हालांकि तभी उसके ऊपर आने वाली डू टेक्निक का रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और वो तुरंत ही ब्रम्बल सी लायन और जोयान के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी अपने ठरकी के हाथ पे दिखाई देता है उसका हैवी जुआन रूलर जो तुरंत ही हेवनली फ्लेम से कवर होता है और उन सभी डाउ टेक्निक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और एक ही अटैक पे अनगिनत डाउ स्किल्स को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। उनके अटैकों को डिस्ट्रॉय करने के बाद जोयान वापस से उनके अटैक को चार्ज करने के लिए इंतजार नहीं करता, तुरंत ही आसमान में जाकर चिल्लाते हुए कहता है तुम सब अभी के अभी रुक जाओ। ये देखकर सभी लोग शॉक होते हैं कि वास्तव में उनके सामने खड़ा इंसान ब्रम्बल सी लायन पर अटैक करने से उन्हें रोकेगा, ऐसा क्यों था। उसी टाइम पे ब्रम्बल सी लायन भी नाव को किनारे पर खींच लाता है जिससे सभी लोग तुरंत ही नाव के बाहर आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग कहते क्या चल रहा है। उन्होंने देखा था कि ब्रम्बल सी लायन जिस नाव को लाया था वो खाली नहीं थी बल्कि उसमें काफी सारे लोग थे और वो सभी लोग सेफ भी थे, जो देखकर उस आइसलैंड के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि जब सब कोई चौंके हुए थे कि तभी उस शिप से 2 ह्यूमन फिगर निकलते हैं जो कि डाउडी लेवल के वॉरियर थे और वही हाफ एजेड मैन थे। ये देखकर सभी लोग कहते हैं डीकन कियान, डीकन झोउ, क्या आपकी नाव को 1 महीने बाद नहीं आना चाहिए था, आप अभी क्यों आ गए। और इसके बाद वो चारों फिगर तुरंत ही अपने सामने वाले दोनों फिगर की तरफ ग्रीट करती है और हैरान होते हुए कहती है। वो 2 फिगर भी अपने सामने की चारों फिगर को पहचान लेती है जो की इस जगह पे रहने वाले रियोआजा स्क्वायर के लोग थे, इसलिए वो दोनों स्माइल करते हैं और उसके बाद अपने सामने वाले लोगों को बताते हैं कि वो इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए। और जैसे ही वो जोयान की बात सुनते हैं और सी लायन को कंट्रोल करने की, तो काफी ज्यादा चौंकते हुए जोयान को देखते हैं और इसके बाद वो देखते हैं कि ब्रम्बल सी लायन की पावर कम से कम इंटरमीडिएट 9 स्टार डाउडी पर है और उसके सामने वाले ब्लैक पर्सन ने इतनी आसानी से उसे कैसे कंट्रोल कर लिया, उसकी पावर क्या है। अपने सामने वाले लोगों के फेस इंप्रेशन को देखकर जहाज के लोग तुरंत ही मजाकिया वे में स्माइल करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने तो जोयान के हर एक कारनामे को खुद देखा था, जबकि सामने वाले सुनकर काफी ज्यादा अजीब फेस इंप्रेशन दिखा रहे थे। हालांकि जोयान वहाँ के शोर को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए ब्रम्बल सी लायन के सामने आ जाता है क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया था, तो अब अपने वादे को पूरा करने का टाइम था। और इसके बाद जोयान तुरंत ही 2 टियर 4 की मेडिसिनल पिल निकालता है और ब्रम्बल सी लायन को दे देता है और ब्रम्बल सी लायन तुरंत ही उन्हें स्वेलो कर लेता है और स्नेक आइसलैंड से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही सभी लोगों के साथ उस सड़क पर चलना स्टार्ट कर देता है जो कि स्नेक आइलैंड के सेंटर पर जा रही होती है। जाते हुए जोयान काफी सारी सीढ़ियों को, घुमावदार सीढ़ियों को देखता है, साथ ही अपने आसपास की काफी रिचेस और लग्जीरियस इमारतों को भी देखता है। इस टाइम पे जोयान एक पावरफुल ग्रुप से घिरा हुआ था और सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे और ये पूरी तरीके से एक लुटेरों का ग्रुप जैसा लग रहा था, जिसके कारण आसपास के लोग काफी सीरियस तरीके से इन्हें देख रहे थे और अपनी दुकानों को बंद कर दे रहे थे, जो देखकर जोयान अजीब तरीके से, हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है। तभी जोयान अपने सामने के उन हाफ एजेड मैन को बुलाता है जो कि 9 स्टार डाउडी थे और तुरंत ही उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं
मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों को पता है नॉर्थ सी में बिहोई कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ये देखकर वो तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और इसके पास जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या आप बिहाई कॉलेज जाना चाहते हैं एल्डर। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड और पोलाइट भी होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं एल्डर के लहजे से लगता है कि वो बिहाई कॉलेज के बारे में ज्यादा नहीं जानते, हम आपको बिहाई कॉलेज की जगह और इसके बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं। क्या एल्डर उन्हें जानना चाहते हैं। उनकी बात को सुनकर जोन थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता मुझे ये मत बताओ कि आप दोनों भी बिहाई कॉलेज से आए हो। ये देखकर वो तुरंत ही कहते हैं एल्डर आप मजाक कर रहे होंगे, हम दोनों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसमें एंटर हो सके। और इसके बाद वो स्माइल करते हैं, हालांकि वो थोड़ा उदास भी होते हैं क्योंकि उन्हें भी बिहाई कॉलेज के अंदर एंटर होना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करते हैं और जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर नॉर्थ सी के 3 पावरफुल लोगों के बारे में जानते हैं। और यही हमारा आज का चैप्टर भी एंड होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर पे। आई होप कि आप सभी लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ओके, बाय बाय 3N फैमिली।